कि सर एक चाहते हैं कि अक़लियत को इस वक्त जो मीडिया में चल रहा है, क्या सोचती है मीडिया को लेकर अक़लियत, क्या उनके मन में है कि होना चाहिए, उसी के मद्देनजर ये एक बिल्कुल ऐसी चर्चा रखी है जिसमें हमने कोई कुर्सी नहीं रखी है। एक तरह से सब लोग एक साथ एक जाजम पर बैठकर विमर्श करेंगे। और दरअसल कुछ तो बात है, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों दौरे जहां रहा है दुश्मन हमारा। और शायद यही वजह है, यही खूबसूरती है बीकानेर की, और यही कारण है कि इस तरह के सब लोग, आप लोग एक बहुत छोटे से बुलावे पर बहुत कम समय पे आप सब पधारे हैं। मैं बहुत जल्द माइक आप लोगों को दूंगा। इससे पहले चूंकि यहां पर जो लोग विराजे हुए हैं, सर सबकी इच्छा है, जो आपने उर्दू के लिए काम किया, जो रीजनल मीडिया में काम किया, जो अक़लियत के लिए काम किया, अलग अलग लोग इस्तकबाल करना चाहते हैं। बहुत कम समय में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चूंकि दरअसल नाम इसलिए नहीं लूंगा, जो जिस तरह से आप शुरू करना चाहें आप पधारें। सबसे पहले जो भी आपके सबसे वरिष्ठ मौलाना हैं वो आना चाहें तो वो पधारें। जो भी आप ज़ियाउर रहमान आरिफ अभिनंदन कर रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं, आप आते रहिए। हारून राठौड़ साहब हैं, मकसूद अहमद जी हैं, पूर्व चेयरमैन रहे, यूआईटी के मेयर रहे हैं। इसके अलावा यहां हाजी फरमान अली सलीम सोडा साहब हैं। धीरे धीरे आप जो कर रहे हैं तो प्लीज दूसरे को एक मौका दें। और देखिए ये खूबसूरती है, हाजी फरमान अली साहब हैं, ये बीकानेर की खूबसूरती। इरशाद भाई, आप चूंकि नाम भी जानते हैं जो लोग हैं, एक बार आप मेरी मदद कीजिए, आगे आ जाइए। सलीम सोडा स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा मौलाना साहब हैं, देखिए मेमेंटो भेंट कर सर का स्वागत कर रहे हैं। हम बहुत कम, ताहिर जी हैं जो एक बहुत खूबसूरत, थोड़ा सा मेरी मदद कर दीजिए, नाम बताते रहिए। ये एक खूबसूरत लम्हा जो जगदीश धनखड़ जी का इस्तकबाल हो रहा है। बीकानेर के वो मौजूद लोग, अक़लियत के वो मौजूद लोग जो अपनी पहचान रखते हैं, हमारे साथ में है। और तमाम लोगों का हम खैर मकदम करते हैं। मंसूर भाई है, साजिद भाई है, और हारून राठौड़ साहब हैं, और ये तमाम लोग, डॉक्टर अबरार साहब हैं, और मौलाना साहब और हाफिज फरमान अली जी, मकसूद साहब हैं, ज़ियाउर रहमान आरिफ हैं, डॉक्टर तनवीर मालावत साहब हैं। ये तमाम लोग हमारे दरमियान हैं। और ये खूबसूरत लम्हा जो कैमरे में कैद कर रहे हैं हमारे दोस्त और फर्स्ट इंडिया टीवी के जगदीश चंद्र जी, एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें मैं पिछले 2012 से जानता हूं, जिन्होंने अक़लियत के लिए और उर्दू ज़बान और अदब के लिए बहुत बेहतरीन काम किए। और ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। इसी को कहते हैं पत्रकारिता करना, और उन समाज, दबे कुचले समाज को की आवाज को लोगों तक पहुंचाना, उनके दर्द को आवाज देना। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं जगदीश चंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया नागर जी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। और जैसा कि कहा है, दिवाली में बसे अली, रमजान में बसे राम, ऐसा खूबसूरत सुंदर मेरा हिंदुस्तान, उसी की तस्वीर यहां पर हम कहीं ना कहीं लेकर चल रहे हैं। और मेरी गुजारिश रहेगी सबसे पहले चैनल हेड जगदीश चंद्रा साहब से, वो क्या उनके मन में विचार है, आगे कौन से ऐसे कार्यक्रम वो लेकर आने वाले हैं, और उसके बाद आप लोगों की राय मशवरा, ये माइक जाएगा, आप 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा जो भी आप देना चाहें। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, इसे कोशिश यही की है एक साधारण तरीके से एक संवाद का कार्यक्रम ये बने। सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। आप सबके बीच आकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि अपनों के बीच आ गया हूं मैं। जिस चैनल में भी हम लोगों ने काम किया, लक्ष्मण ने काम किया, चाहे वो ईटीवी हो, जी हो, और अब वो चाहे
एक सेकंड के लिए। हेलो, तो शुरू से ही 2008 में ईटीवी जो है जुड़े हैं मुझसे। तो ईटीवी उर्दू का चैनल अलग होता था और ईटीवी राजस्थान अलग होता था। तो श्री रामोजी राव चेयरमैन थे उस समय, बाद में तो फिर रिलायंस ने इसे ऑनरशिप ली इसकी जो है। तो उस समय जब हमने ज्वाइन किया आईएएस से वीआरएस लेके 2008 में जो है, तो ईटीवी राजस्थान साल भर में प्रॉफिट में आ गया, पहले घाटे में था चैनल। तो एक दिन मैं हैदराबाद गया, श्री रामोजी राव से मिला, तो उन्होंने कहा भी जैसे ईटीवी राजस्थान प्रॉफिट में आया है तो आप ईटीवी उर्दू की जिम्मेदारी भी लो, अच्छा चले, प्रॉफिट में भी आए और कार्यक्रमों में सुधार हो। तो मैंने तुरंत हाँ कही उनको उस समय, बिना सोचे समझे कितना घाटा है, क्या प्रोग्राम है, कैसे हम अक़लियतों में जाएंगे, माइनॉरिटीज़ के क्या इशू हैं, चैनल का क्या मैंडेट है, ये सब सोचे बिना ही हमने हाँ कही। और शाम को जब हैदराबाद की फ़्लाइट से जयपुर के लिए बैठे तो मन में सवाल आया कि अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपन ने ओढ़ ली है, क्या अपन ने ठीक किया है और कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे। तो सोचते सोचते 2 घंटे की फ़्लाइट होती थी, तो जयपुर आते आते मन में ये धारणा बन गई कि आम मुस्लिम जो है, आम माइनॉरिटी जो है, उसकी आवाज़ बनना है बस, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि आम आवाज़ कैसे बने। तो फिर हमने जयपुर में आकर के और राजस्थान के 1100 जो माइनॉरिटी के नुमाइंदे हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विद्यार्थी हैं, स्कॉलर हैं, तो राजमहल पैलेस में हमने फंक्शन किया जयपुर में। तो 2008 में राजमहल पैलेस 5 स्टार होटल है, उसके लॉन में हमने फंक्शन किया और हमने उस सेमिनार का नाम रखा चैलेंजेस बिफोर माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। भारत में मुस्लिम वर्ग के सामने क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। तो 1100 लोग आए, आप होंगे, आप में से कुछ लोग होंगे उस दिन, और पूरे देश से अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग आए। 7 घंटे कार्यक्रम चला। तो पहली बार माइनॉरिटीज़ को एक 5 स्टार होटल में हमने अपने साथ बैठाया, आम आदमी को, सीकर, झुंझुनू, शेखावटी के आदमी को, बीकानेर के आदमी को जो है, और बाद में केवल एक चपाती और एक मटन के साथ बैठे उनके साथ में। यहाँ फ़ायदा क्या है कि 10 खाने लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक मोटी रोटी और एक मटन, और संसार का वन ऑफ द बेस्ट फूड, उसको मैं ऐसा मानता हूँ। अपनी अपनी धारणा है। मैं सब वर्गों में जाता हूँ, जैन समाज में भी जाता हूँ, वहाँ 10 छोटी छोटी कटोरी में 10 चीज़ें बनाते हैं, वो भी अच्छी होती हैं। दूसरे समाज में जाता हूँ, ब्राह्मण समाज में जाता हूँ, तो आलू पूड़ी ये सब बनता है। साउथ इंडियन में जाते हैं तो डोसा बनता है, इडली बनती है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि एक डिश बस, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि यहाँ एक ही भगवान है, विचार हैं अपने अपने, ठीक है। यहाँ अलग अलग नहीं है, हर धर्म की अलग मान्यता है अपनी, सबका स्वागत है। मैं तो इस कौम की बात कर रहा हूँ कि यहाँ की फिलॉसफी सिंगल है कुछ बातों में। एनी हाउ, तो फिर वो सम्मेलन हुआ वहाँ पे, तो 7 घंटे चला और 7 घंटे हमने लाइव कवरेज किया ईटीवी उर्दू पे। तो कोटा में, अजमेर में उस दिन दोपहर का लंच नहीं बना, क्यों 11 बजे प्रोग्राम चालू हुआ था, तो घर की सारी औरतें, लड़कियां उसको देखने बैठ गई लाइव प्रोग्राम को, और कोई हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? मुझे लोगों ने कहा कि देश में पहली बार मुस्लिम समाज को अपनी बात को निर्भीक और स्वतंत्र रूप से रखने का मौका मिला 7 घंटे लाइव टेलीकास्ट पे, इसलिए लोग जुड़े।
जुड़ते हैं लोग, जो है दिल से जुड़े। तो हमने उससे प्रेरणा ये ली कि सभी राज्यों में ये कार्यक्रम किया जाए। तो हमने महाराष्ट्र में किया, हमने कहाँ नहीं किया, यूपी में किया, बिहार में किया, गुजरात में किया, सभी राज्यों में किया जो है। और कार्यक्रम हिट रहा। और धीरे धीरे हमें खुद ये लगने लगा कि तहजीब की ज़बान है उर्दू। तो उर्दू को आगे बढ़ाने में उस समय ईटीवी जहाँ हम थे, उनका बाद में अजीज़ सलाम रहा हमारे पास, उनका रोल रहा जो है। और हमने एक कार्यक्रम चालू किया खुर्शीद के साथ में, अधूरे ख्वाब, राजस्थान में, कि मुस्लिम बहुल इलाकों में समस्याएं क्या हैं जनजीवन की, अपन देखें उसको। तो मैंने जो प्रोग्राम वो देखा, सीकर का देखा, मकराना का देखा, मान लो झुंझुनू का देखा, टोंक का देखा, तो वहाँ के गली मोहल्लों में जो विकास की स्थिति है, सड़क बिजली पानी की स्थिति है, एजुकेशन की स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, तो उसका जो चित्रण चैनल पे हुआ, तो पहली दफ़े मुझे लगा कि मैं इतने साल नौकरी में रहा और सब इम्पोर्टेंट जगह पे रहा, वर्क से मिलता रहा, मुझे ही पता नहीं चला कि समाज की एक्चुअल आज क्या स्थिति है। तो मैंने थोड़ा उसको पिछड़ा हुआ पाया कि काम वाम बजट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो दिल्ली में उन दिनों स्वर्गीय अहमद भाई अहमद पटेल हुआ करते थे, वो दिलचस्पी लेते थे। तो हमने उनसे कहा कि आप पार्लियामेंट में इतना सा पूछ लीजिए इसमें कि बजट कितना था राज्य विधानसभाओं का, संसद से पारित केंद्र सरकार का, और खर्चा कितना हुआ। तो मेरे ख्याल से शायद 50% से कम का बजट यूटिलाइजेशन था। तो फिर हमने कहा जब बजट है, पैसा है, तो फिर अपन काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है। तो उन मुद्दों को हमने उस समय उठाया, कुछ बात भी बनी। राजस्थान में फॉर्चुनेटली जो चीफ मिनिस्टर रहे वो और जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के प्रति काफ़ी सद्भाव उनमें रहा, चाहे वो अशोक गहलोत जी हैं, वसुंधरा राजे थी, आज फिर गहलोत साहब हैं। तो सबका जो तालमेल है या जो धारणा है या जो फिलॉसफी है वो माइनॉरिटीज़ के साथ है। वहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है या कोई प्रायोरिटी या नॉन प्रायोरिटी नहीं है, और वो प्राथमिकता से देखते हैं उसको। यासीन भाई एक OSD हैं गहलोत साहब के, वो देखा करते थे, अब भी देखते हैं और काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा इस सरकार ने ही माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए काफ़ी बजट रखा है, काफ़ी घोषणाएं हैं, और CM पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं। ये जो है ये तो इसका एक पहलू हुआ। महाराष्ट्र का एक किस्सा मैं बताऊं आपको। तो महाराष्ट्र में हमने लीला होटल में ये प्रोग्राम किया। तो 800 मुस्लिम लीडर्स पूरे महाराष्ट्र के वहाँ पे आए, बैठे। तो हमने चूँकि सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था, तो हमने राजनाथ सिंह जी को बुलाया, सुषमा स्वराज को बुलाया, केंद्रीय मंत्री जो थे, हर दल का आदमी होता था, और उसको अपनी बात कहने की आज़ादी थी। तो ये पहला मंच इस तरह का बना उस समय जो है। तो वहाँ जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय, तो उनका फ़ोन एक दिन पहले आया आयोजन से कि भी इसमें तो हम नहीं आ पाएंगे। तो हमने कहा कैसे। तो उन्होंने कहा कि मालेगांव, शायद मालेगांव की घटना थी, तो उनका लोग कपड़े फाड़ेंगे हमारे और एक एम्बेरसमेंट होगा। तो हमने दिल्ली में फिर अहमद भाई से कहा कि भाई जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं आएगा वहाँ तो बात करना बेमानी है। फिर लोग तो अपेक्षा करते हैं उनसे जो सत्ता में होता है कि क्या विषय है क्या नहीं है। तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और वो आए फिर सम्मेलन में आए, तो लोगों का आक्रोश भी देखा उन्होंने। तो फिर उनको कहना पड़ा उसी सभा में कि यस मालेगांव वाज ए मिस्टेक, ठीक है ना, उस समय जो है ये। तो सब दलों ने अपने विचार रखे अलग तरह से। तो ETV उर्दू कहो या जी सलाम कहो या भी हमारे कार्यक्रम चलते हैं, तो हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं, हम तो क्या खबरों के साथ है। और उर्दू की बात आती है तो कौम की जो आवाज़ है, जो उसकी वो बात कहना चाहते हैं, कौम और सरकार के बीच हम पुल का काम करते हैं। चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, कोई दूसरी सरकार हो, हमारा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। लेकिन बात को उठाते हैं अपनी जो है। ऐसा एक किस्सा हुआ कि श्रीनगर में
तो ईटीवी उर्दू पे एक प्रोग्राम आया करता था सुबह और शाम को, कश्मीर बुलेटिन करके। उनके चीफ एडिटर राजेश रैना और ये सब उसको देखते थे। वहाँ पे श्रीनगर में मनोज भाई थे एडिटर उसके, नॉन मुस्लिम एडिटर थे दोनों ही। हैदराबाद में भी चीफ एडिटर राजेश रैना और वहाँ पे मनोज कॉल करके, दोनों नॉन मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम समाज की पूरी भावना उस बुलेटिन में रखते थे। और हालत ये होती थी कि शाम को 7 बजे बुलेटिन आता था तो 6:50 पे घाटी में लोग पालथी मार के नीचे बैठ जाते थे कि अब टीवी चलने वाला है, अब आने वाला है। तो टीवी की क्रेडिबिलिटी और उसका रिकग्निशन, उसकी पॉपुलैरिटी इस कदर उर्दू में मैंने देखी, मैंने आज तक कहीं नहीं देखी दैट वे। तो उसी सिलसिले में किसका एहसास मुझे हुआ कि मैं जब महबूबा के पिताश्री का, उनका अब्बू का इंतकाल हुआ था, सैयद साहब का, तो सब बैठने गए थे तो मैं भी गया चैनल के नाते। तो मैं जब वहाँ घुसा तो 5000 लोग ऐसे बैठे हुए थे नीचे तरपाल पे करके, और टेंट थोड़ा लगा हुआ था और सामने मंच बना हुआ था। तो वहाँ पे जो गेस्ट थे, बोलने वाले लीडर, महबूबा के साथ के मंत्री और जो लोग बोल रहे थे, तो मैं जैसे ही उसमें घुसा तो उर्दू ईटीवी के कारण से लोग इतना जानते थे कि घुसते ही खुसर पुसर चालू हो गई भाई जगदीश चंद्रा। तो खुसर पुसर करते करते मैं वहाँ तक पहुँचा, उन्होंने इशारा किया आईजी इंटेलिजेंस को कि इनको यहाँ पे लाओ, तो मुझे मंच पे ले गए वो। तो 5000 लोगों में से मान लीजिए 3000 लोग मुझे चेहरे से जानते थे। क्यों जानते थे? कि हम उर्दू की आवाज़ उठाते थे वहाँ, इसलिए जानते थे। कोई हमारा ऐसा महिमा मंडल नहीं था, हमें कौन जानता है, राजस्थान में रहते हैं दैट वे जो है। तो वहाँ बैठे जा कर के और फिर हम बोले, हमने श्रद्धांजलि दी अपनी। और उसके बाद जब हम निकले वहाँ से बाहर आए, जो ख़त्म होती है बैठक जो है, तो 100-150 लोग नारा लगाने लग गए कि ईटीवी उर्दू जिंदाबाद। तो बड़ा हैरानी हुई हमें, किसी चैनल के प्रति ऐसा भाव आ जाए किसी के मन में जो है। कौम के साथ खड़े थे तो सब नारे लगे। उसके बाद में हम निकले वहाँ से 4-1 बजे एयरपोर्ट जाने के लिए। तो मुझे ज़रा सड़क पे फल वल खाने की आदत है, कुछ ऐसे चाट पकौड़ी फल ऐसे रोड साइड। तो मैं एक फल की दुकान पे रुका, तो मैंने उससे कहा एक केला खिलाओ। तो उसने 2 बार देखा मेरी तरफ और मुस्कराया और फिर उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। तो मैंने कहा क्या हम आपको जानते हैं? कैसे जानते हैं? वो आपको ईटीवी उर्दू में देखते हैं शाम को। ठीक है सर। और फिर उसके बाद में निकले वहाँ से। शहर में कोई एक ड्राई फ्रूट की दुकान थी, एक दवाई की दुकान थी, तो एनासिन वगैरह कुछ लेना होगा तो लिया। तो वो भी जानता था कि जगदीश साहब आप तो वो हैं। मैंने कहा हम वो हैं। तो आप कैसे देखते हैं? कि वो शाम को देखते हैं आपको, उसमें हमारे प्रोमो वोमो चलते हैं तो वही देखते हैं, उसमें चेहरा आपका पहचानते हैं। फिर वहाँ से निकले तो एयरपोर्ट में के पास ही थोड़ा सा पहले फ़ोन आया इंस्पेक्टर का कि भाई फ़्लाइट थोड़ा लेट है, 15-20 मिनट। आप कहाँ हैं? हमने कहा हम एयरपोर्ट से थोड़ा पहले हैं। उन्होंने कहा आप देख लीजिए। तो मैंने देखा इधर मुड़ के तो एक बेकरी की दुकान थी, बिस्कुट ये सब जो है। तो हमने कहा रुको भाई, जाएंगे एक बिस्किट खाएंगे, टाइम भी पास करेंगे। तो उस दुकान में जैसे घुसे तो उसने तुरंत पहचाना और छूटते कहा जगदीश साहब कब आए? इमेजिन करिए, मैं दंग रह गया देख के। एक चैनल की इतनी पहचान, इतनी लोकप्रियता एक कम्युनिटी के अंदर, उर्दू के अंदर जो है ये। और फिर हमने पेस्ट्री खाई, फिर वहाँ से चले एयरपोर्ट गए। तो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी भी क्या कश्मीर पुलिस के लोग हैं, वो भी सारे जानते थे, देखते हैं चैनल। तो सब नमस्ते कहते कहते, सलाम करते करते निकल गए। अंदर गए एयरपोर्ट के अंदर। तो क्या होता है, एयरपोर्ट में दुकानें लगी होती हैं छोटी छोटी, ये खिलौने विलौने, किताबें, सब ये चाय कॉफ़ी। तो वहाँ पे सब जानते थे। तो एक छोटी सी बच्ची के साथ एक आदमी आया, 5-6 साल की बच्ची होगी। तो कहा कि सर, मैंने कहा बताएं, कि ये आपके ऑटोग्राफ लेना चाहती है, वो छोटी सी बच्ची। तो हमने कहा ये मुझे कैसे जानती है? ऑटोग्राफ उसका लेते हैं जिसको जानते हैं, वीआईपी समझते हैं, या उसको कुछ ऐसा बड़ा आदमी समझते हैं, तो वो ऑटोग्राफ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपको है ना, आपका प्रोग्राम आता है, प्रोमो आते या जेसी शो कोई आता है, वो देखते हैं। देखिए आप, एक कॉम का कमिटमेंट एक चैनल के साथ।
तो फिर क्या हुआ कि मैं वो पुलिस ऑफिसर था वहाँ, रिटायर्ड था, रिटायर्ड तो नहीं होगा, ड्यूटी पे वहीं का था, सिविल में था। तो थोड़ी जब आगे बढ़े हम उस बच्ची को ऑटोग्राफ दे के, तो मैंने कंधे बाहर के पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, इतने लोग मुझे कैसे जानते हैं? उसने कहा ईटीवी के कारण से। तो हमने कहा ईटीवी को क्यों जानते हैं? ठीक है, तो मुझे साइड में ले गया थोड़ा सा और धीरे से कहा बाकी सब तो इंडिया का चैनल है, ये हमारा चैनल है। ठीक है सर, सोच। मैं कश्मीर की फिलॉसफी पे, पॉलिटिकल फिलॉसफी पे टिप्पणी नहीं कर रहा, एक सोच किसी चैनल के बारे में, मैं चैनलों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट इंडिया विरासत में, फर्स्ट इंडिया को, हमारी टीम को वो संस्कार, वो कल्चर मिली है जो ईटीवी उर्दू में, जी इस्लाम में हम चलाते थे। तो इसलिए हम हमेशा ये चैनल अपने आप को सबके करीब पाता है, आपके भी करीब पाता है अपने आप को। और अभी रात को देखिए हमारे यहाँ शनिवार को 11:30 बजे मुशायरा चलता है। उससे पहले शायद थर्सडे को भी उमर भाई, हमारे जो एडिटर हैं वो सैयद उमर हैं, सीनियर एडिटर हैं, जो वो चलाते हैं उसको, जेट पे जो है, और मुशायरा और सब होता है। बाकी ईद और जितने फंक्शंस होते हैं, तो कंपैरेटिवली बाकी जितने भी चैनल हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा कवर करते हैं माइनॉरिटीज़, क्योंकि एक बैकग्राउंड रहा है, उसी बैकग्राउंड से हम आ रहे हैं ना, आज फर्स्ट इंडिया पे खड़े हैं आकर के। तो चैनल बदलते चले गए, लेकिन विचार, अलायंस, आपका मानसिक थोड़ा जुड़ाव सबके साथ, लोगों के साथ जान पहचान वो बनी रही वहाँ की वहीं जो है। तो इस तरह से क्या है कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं सब। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से, बहुत दिनों बाद ऐसी मजलिस में आने का मौका मिला है जो है, और इसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहता हूँ, लक्ष्मण को थैंक यू कहता हूँ कि मौका मिला। और बस इतना सा कहना चाहूँगा कि फर्स्ट इंडिया आपकी भी आवाज़ है, इससे जुड़े रहिए, बस हम हमेशा आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बहुत आभार सर। जैसा कि सर ने कहा कि हमारा काम है जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। और जो पहचान की बात थी सर का समझाना, वो यही चाह रहे थे, काम करेंगे, आवाज उठाएंगे आवाम की, अकलियत की, तो पहचान अपने आप बनेगी। अब मेरा निवेदन रहेगा, दरअसल यहाँ पर जो मौलाना साहब बैठे हैं, हाजी फरमान साहब हो या दूसरे हों, वो अपनी बात 2 मिनट में कहें, और बाकी फिर जितने भी लोग हैं, मुमताज भाटी जी भाजपा से भी हैं, भाजपा अल्पसंख्यक राष्ट्रीय मोर्चा के सदस्य रहे शायद वो, तो ऐसे लोग हैं, कांग्रेस से हैं, तनवीर जी हैं, सलीम जी हैं, हारून राठौड़ साहब हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, रमजान मुगल पत्रकार हैं, और साथी अबरार डॉक्टर साहब हैं। तो सब 2 मिनट में जो बात कहना चाहे, ताकि सर एक चीज जो लेना चाह रहे हैं कि किस तरह के कार्यक्रम ऐसे हों जो ऐसे शहरों के लिए बने। फरमान साहब। सबसे पहले मैं जगदीश चंद्रा साहब का तहे दिल से शहर बीकानेर में इस्तकबाल करता हूँ। हमारे सलीम सोडा साहब ने हुजूर गरीब नवाज के आस्ताने की दस्तार की, वो आपको सलामत रहे। और इसके साथ साथ मैं लक्ष्मण जी को और गुलाम रसूल को भी ये बधाई देता हूँ कि ये हर वक्त हर एक की आवाज़ को उठाते हैं और सरकार तक पहुँचाते हैं। ये वो शहर है, मंदिर में घंटी बजी गूंजी उधर अजान, शहर मेरा पढ़ने लगा गीता और कुरान। जगदीश जी से क्या छुपा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वाकिफ है आप। एक शेर याद आ गया, मैं क्या कहूं किससे कहूं, कुछ कहा जाता नहीं, दिल तो अपना मोह में सदमा सा जाता नहीं। अकलियत से आप एक एक चीज से वाकिफ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, चाहे भारत सरकार हो, कोई भी कोना हो, सबसे पहले तो अकलियत जो है एजुकेशन में क्या, तालीम में क्या, हर चीज में एक के बाद दीगरे कमजोर होती जा रही है। फिर भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो संविदा कर्मी पे अकलियत के लोगों का भला हो जाए तो ये सारी बड़ी बात है। बहुत गरीबी का आलम है, 4-4 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, वो शहर से बाहर अपने घर बार को छोड़ के जाते हैं, टैक्सी किराया लग जाता है, तो इससे क्या फ़ायदा। फिर कई सालों से बैठे हुए पैरा टीचर्स हो, संविदा कर्मी हो, आपके माध्यम से हम चाहते हैं साहब ये नोट करके इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ। हमारे अकलियत के लोग पॉलिटिक्स के अंदर क्या, राजनीति के अंदर क्या, हर चीज़ से हमारे नौजवान बच्चे जो है वो एक के बाद दीगरे पीछे होते जा रहे हैं।
ये वो शहर है और ये वो इलाका है कि जहाँ पे हमारे लोग हर तरह से इस मुल्क के लिए तन मन धन से सहयोग देते आएंगे। तो साहब मेरी आपसे यही विनती है कि अकलियत के कुछ मामलात है, इसमें हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएं। परमात्मा आप पे कृपा रखे। बाकी ये लोग बैठे हैं, हमारे शहर के बड़े बड़े गणमान्य लोग बैठे हैं, ये अपनी आप तक आवाज़ पहुँचाएंगे। जय हिंद। जहाँ तक आपका ना आपका जो ताल्लुक़ है उर्दू से है, तो मैं अपनी बात उर्दू से ही करना शुरू करूँगा कि हर एक ज़बान से मीठी उर्दू ज़बान हमारी, हर एक ज़बान से मीठी उर्दू ज़बान हमारी, हम इसके पास बाँ, ये पास बाँ हमारी। जगदीश नंदा जी, मैं आपका तहे दिल से बीकानेर की धरती पर आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप माइनॉरिटी की और अक़लियत की बात को हमेशा आवाज़ बन के आगे बढ़ाते रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। मैं बहुत कम 3 या 4 मिनट में ही अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आज के मौजू ये है अक़लियत के जो मुद्दे हैं वो मीडिया के सामने कौन से उठाए जाते हैं और कौन से नहीं उठाए जाते हैं। आदरणीय संध्रा साहब, आज हम देखते हैं कि माइनॉरिटी एक ज़माना था कि पढ़ी लिखी नहीं थी, आज ऊपर वाले की दुआ से माशाअल्लाह पढ़ने भी लिखे हैं लोग, व्यापार में भी आगे आए हैं, सियासत में भी आगे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है और पॉजिटिव पॉइंट्स को कम, और छुपा क्या देता है, उसको बिल्कुल खड्डे में डाल देता है। दूसरी बात यह है जो एजुकेशन की बात है, जहाँ मदरसाओं की बात आती है, मदरसाओं में मीडिया भी कई बार, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसमें यह तक पढ़ने को हमें मिला, उस वक्त हमारे दिल में एक रक्स सी दौड़ पड़ती है कि मदरसाओं में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, जबकि सरासर गलत। वसुदैव कुटुंब, वहाँ पे ये सबक पढ़ाया जाता है, हुब्बुल वतनी का वतन सबक पढ़ाया जाता है। मदरसाओं में आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारा गवाह है इंडिया गेट। आप देखें इस देश की आज़ादी के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी दी है तो हमारे उलमाए किराम ने दी है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे इतिहास लिखा हुआ जा रहा है 80,000 में, लेकिन आज उन लोगों को गौण किया जाता है। क्या हमारे यहाँ पे जितने लोग शहीद हुए हैं, चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, लेकिन मीडिया की मार्फत इन सब लोगों को दबाया जा रहा है, इतिहास को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। लेकिन इस तरह से मीडिया को उसके आगे आकर के इसकी पैरवी करनी चाहिए। जहाँ तक एक मसला और है साहब, बस 5 मिनट नहीं, ठीक है, अच्छा। आपसे अक़लियत के लोग अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको जानकर इसमें कोई ताजुब की बात नहीं होगी कि आज हमारे दिलों में खौफ पैदा हो गया है। अगर कोई दाढ़ी और टोपी वाला अगर एयरपोर्ट में जाता है तो सबसे ज़्यादा उसकी जांच होती है, उसकी चेकिंग होती है। इस आवाज़ को भी आपको उठाना चाहिए। इससे संदेश ही नजर क्यों देखा जा रहा है? क्या दाढ़ी रखना, सरदार दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, सरदार पगड़ी नहीं पहन रहे हैं, तो फिर मुसलमान अगर दाढ़ी और टोपी वाला है तो उसको आप उस निगाह से क्यों देख रहे हैं? लेकिन मीडिया में इस बात को उठाया नहीं जा रहा है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी कई समस्याएं हैं जो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर इन समस्याओं को अगर मीडिया की मार्फत आप उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आप आवाज़ बनेंगे और भारत की एकता अखंडता कायम होती हुई नजर आएगी। जय हिंद, जय भारत। निश्चित तौर पे आप दोनों वक्ताओं ने जो बात कही, संविदा वाली बात कही, सरकार तक पहुंचाएंगे बिल्कुल। और वैसे भी सरकार जागरूक है, चैनल को उनके लोग मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। आपने जो कुछ कहा है ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँचा होगा। और आपने जो मीडिया की बात की, बिल्कुल हम सपोर्ट में हैं, आपकी भावना का सम्मान करते हैं, उसको ध्यान रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि कम से कम फर्स्ट इंडिया आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप चलेगा आगे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा। हाँ, आगे कुछ है सर। मैं डॉक्टर तनवीर, 2008 में कांग्रेस पार्टी ने यहीं से मुझे बीकानेर से टिकट भी दिया था। मेरी नज़र में जो अक़लियत के अहम मुद्दे हैं कि एक तो राजनीतिक
जो पार्टिसिपेशन है माइनॉरिटी का, वो पार्टिसिपेशन है जो अक़लियत का राजनीतिक पार्टिसिपेशन है। मेरे चुनाव हारने के बाद मेरा ये निष्कर्ष था कि लोग वोट नहीं डालते माइनॉरिटी के नाम पर। तो ऐसे हालात में आप सरकार और सिस्टम पर ये दबाव बनाएं अपनी मीडिया के माध्यम से कि ऐसे लोगों को दूसरी जगह एडजस्ट करें, बोर्ड्स में और दूसरी जगह पे, ताकि एक हार्मोनी भी बनी रहे समाज के अंदर और उनका पार्टिसिपेशन भी तय हो सके। एजुकेशन के मामले में जहाँ तक बोर्ड्स जो बनना चाहिए, एक माइनॉरिटी बोर्ड बने जो एजुकेशन के लिए कोई हो, वो जब तक नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो एजुकेशन से जुड़े हैं वो मदरसों में ले रहे हैं। मदरसों में एजुकेशन लेने के कारण से वो उस मॉडर्न एजुकेशन से सीधे नहीं जुड़ पाते। जब नहीं जुड़ पाएंगे तो आप उनको मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाएंगे। तो आपको एक बोर्ड बनाना होगा जो माइनॉरिटी के उसके बेस पर चले और एग्जाम कंडक्ट करे, जैसे राजस्थान एजुकेशन का बोर्ड है, उसे पूरी पावर दे, एग्जामिनेशन के राइट्स दें। तीसरी बड़ी समस्या जो ये आ रही है कि द प्रीचिंग ऑफ द होली कुरान, दैट इज द प्राइम थिंग फॉर ए मुस्लिम। तो वो कहीं कहीं जाके, कहीं जाके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्रंटेशन करती है। एक मुसलमान अपने आप को कुरान के कहीं ज्यादा नजदीक महसूस करता है। देश के प्रति राग है, वो प्रतीकों के रूप में पहली बार शाहीन बाग प्रकरण के अंदर बिल्कुल खुल के है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं है, मुसलमान देशभक्त है, लेकिन उसको प्रतीकों को पकड़ना पड़ा मजबूरी में, और उन प्रतीकों को झंडे लेकर, देश के झंडे लेकर अपने आप को साबित करने की होड़ लगानी पड़ी। मेरी उम्मीद है कि आप, चूंकि हमेशा अक़लियत की बातों को उठाते रहे हैं, आप इस तरह की बातों को अपने इस माध्यम से उठाएंगे। मेरी एक सवाल भी है कि आपका अक़लियतों से इतना लगाव क्यों, उसका भी मैं जवाब जानना चाहूंगा। ये लगाव इसलिए है कि जो देखते हैं ना तो फिर मन नहीं मानता। जो मैंने डेवलपमेंट देखा उन प्रोग्राम्स के अंदर, जो पिछड़ापन देखा, तो मन में बात आई है कि हमारा तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं, हमें तो कोई चुनाव नहीं लड़ना कहीं से, वो नहीं करना। उसमें भी लोग यही कहते थे पूरे देश में कि एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति मुद्दे उठा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये खुदा लिख देता है मैंडेट में, तुम्हारा मैंडेट होगा। इसलिए पाकिस्तान से बिल्कुल परिवेश, हाँ बिल्कुल रहा है हम। और देखिए कितनी, हाँ बिल्कुल हिलोरे मारता है। उसमें बड़ी एक अच्छी आपने बात याद दिला दी कि हम पाकिस्तान में ही थे पहले, भावलपुर साइड में पंजाबी फैमिली जो थी, तो हमें भी यहाँ मरब्बा अलॉट हुआ बीकानेर में जो है। और चांस की बात है 1950 में मेरा जन्म इसी हॉस्पिटल में हुआ। तो एक तरह से दैट वे जो है, तो वो बैकग्राउंड रहता है ना, थोड़ा सा दिमाग में रहता है। अब बस ऐसी है, लेकिन अब अच्छा लगता है आपके साथ बात करना उठना बैठना, और जो जीवन बचा उसमें भी ऐसे ही निकल जाएगा जो है। बस ये कांग्रेस के थे सभी लोग, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, भाजपा के बताइए अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ माइनॉरिटी में माइनॉरिटी हूँ। मैं समझता हूँ हम भारतीय जनता पार्टी के दो ही लोग बैठे हैं यहाँ। ये राजनीतिक मंच नहीं है। आपके साथ जयपुर में काम करने का अवसर मुझे मिला है। जब खुर्शीद साहब आपके साथ काम करते थे, आप द्वारा उस समय ईटीवी में अक़लियत जमात को लेकर बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आपने उठाए और विषयों को टच किया, और अल्पसंख्यक के सामने चुनौतियां एक बार नहीं बल्कि जयपुर में 2 बार प्रोग्राम हुआ था। तो उसमें जो बात सामने आई थी वो अभी हमारे डॉक्टर तनवीर साहब ने कही, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं राजनीति को छोड़ के ये बात आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी अक़लियत जमात का किसी भी सियासी पार्टी से उम्मीदवार होकर आता है,
लोग वोट नहीं देते। उदाहरण के लिए उस समय भी ये मसला उठा था जयपुर में भी। महेश जोशी जीत जाते हैं और असकली टाक हार जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वोट लेना जानते हैं, वोट देना नहीं जानते। ये फर्क मिटाने के लिए भी आपको कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने ईटीवी में पूरे, मैं समझता हूं कि करीब 72 कंट्री उसको देखती थी उर्दू, और एक प्रोग्राम को कुर्सी साहब ने सर किया था, साढ़े तो मेरे पास फोन आया था फॉरेन कंट्री से। और इस तरह से आप, मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट इंडिया को भी 72 कंट्री का चैनल बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदाब सलाम, मैं कुंवर नियाज मोहम्मद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नहीं, अच्छा लगा। कि अक़लियतों के लिए एक मीडिया का एक अहम रोल अदा किया जा रहा है। चंद्रा साहब से गुजारिश है कि तवज्जो फरमाए। यहाँ आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के अंदर अक़लियतों की कोई पहचान होती है, उसके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। बीकानेर में आप तशरीफ लाए हैं। बीकानेर की जो समस्याएं हैं अक़लियतों के लिए, ख़ास तौर से सभी लोग बोलते हैं उर्दू की ही बात है। यहाँ जितने मदारिस हैं, जितने इदारे हैं, उसमें सही तरीके से सिस्टम के मुताबिक उनको बजट नहीं मिल पा रहा। अक़लियती जो यहाँ डिपार्टमेंट है उसमें जो छात्रवृत्तियाँ वगैरह है, जो वजीफ़े मिल रहे हैं, वो सही तरह से नहीं मिल पा रहे। यहाँ अक़लियत जितनी भी है वो कच्ची बस्तियों में रहती है, उनके सही तरीके से अभी बरसों से, हालांकि मकसूद भाई यहाँ तशरीफ फरमाया, इनके टाइम में जो पट्टे बने थे अभी तक वो परेशान है। उन्हीं को ज़्यादा परेशानी आती है, वही जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनके अभी पट्टे नहीं बने। ये बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने चुनौती आ रही है। उसी तरीके से यहाँ सिस्टम है, जिनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें लोन्स वगैरह जो लेते हैं, उनमें बहुत ऐसी ऐसी कागजात सामने पेश करते हैं जो उनकी पूर्ति वो कर नहीं पाते हैं और उनको लोन नहीं मिल पाते। और दूसरी जो यहाँ ज़्यादातर ये बात बोली जाती है कि अक़लियतों में तालीम कम है। तालीम तो माशाअल्लाह बहुत हो रही है, लेकिन रोज़गार के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। उनकी कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, कोई सियासत में उनकी पहल करने वाला नहीं है, और उनकी आवाज़ आपके अलावा कोई उठाने वाला नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर हम लोगों को आपने यहाँ बुलाया और हमारी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रा साहब। ये जो 3-4 मुद्दे अभी उठाए गए हैं, संविदा वाला मुद्दा था, आपने 3 स्पेसिफिक मुद्दे उठाए हैं, तो लक्ष्मण जी इन पे मौका लगते ही समय पे एक एक करके स्टोरीज करें अच्छी सी, जिसको फिर सीएम साहब भी देखते हैं, सब देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। तमाम हजरात से ये गुजारिश है कि हम कम वक्त में अपने ज़्यादा से ज़्यादा बात रखें ताकि हमारी बात एक बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुँचे। रिपीट ना करें बातों को, क्योंकि वक्त ज़ाया होता है, वक्त की बड़ी कीमत होती है टीवी चैनल में। और जगदीश चंद्र जी हमारे अपने हैं, यकीनी तौर पे वो इस तरह के प्रोग्राम फिर करेंगे और हम फिर अपनी बात रखेंगे। तो मुख्तसर बात रखिए, 1 मिनट में अपना बात। शुक्रिया। मैं जगदीश चंद्रा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि वो इस दौर में अक़लियतों के मसाइल उठा रहे हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों के मसाइल उठा रहे हैं, जिस दौर में बड़े बड़े राजनेता मुस्लिम मुद्दों से अपने आप को बचाते हुए नज़र आते हैं और मुस्लिमों के हक़ में बोलना पसंद नहीं करते कि कहीं कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए। हालांकि ये मुस्लिम भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं हमेशा से, और तमाम कौमें एक साथ मोहब्बतों के साथ रहती आ रही है सदियों से, ये कहीं और के नहीं है, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। तो मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि आप मुस्लिमों के मुद्दे को उठा रहे हैं। धन्यवाद। मौलाना इम्तियाज अहमद साहब, आप अपनी बात रखें, और बहुत कम वक्त बचा है, बस 1-1 मिनट में। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया चैनल का आभारी हूँ कि उसके माध्यम से हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचेगी। तकरीबन जो अक़लियत बैठी है सबकी फ़िक्र एक ही है, तकरीबन बात भी एक ही है, बस अलग अलग आवाज़ें हैं। जिसे अभी बताया गया
कि फर्स्ट इंडिया जो काम कर रही है, इसके अंदर हमारी एक गुजारिश है कि एक ऐसा प्रोग्राम चलाए जिसका नाम इस तरह हो, हकीकत की आवाज़। जैसे मीडिया आमतौर पे बरसों से एक मुसलमानों को नेगेटिव पेश कर रही है और उसके असरात इतने ज़्यादा है कि हमें भी काफ़ी वक्त लग जाएगा उसको धुलने के अंदर। तो ऐसा प्रोग्राम हमारा मुस्तकिल एक वक्त में चलना चाहिए जिससे हम धुलें तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़े। अभी हमारा अधूरे आस से एक चल रहा है प्रोग्राम वीकली, अधूरी आस जो है वो सारा बताएं, उसी के अंदर जो आपका नोट करें सुझाव। क्योंकि मीडिया अभी सबसे बड़ा जो हथियार है नेगेटिव पेश करने का वो मीडिया है, और आप जैसे लोग इनकी भी आपकी भी हिम्मत की दाद देते हैं कि इस मौके के ऊपर आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तब कि पूरी दुनिया की मीडिया मुसलमानों की खिलाफत के अंदर है और आपको मालिक ने इतनी हौसला दे रखा है कि आप मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं और मुसलमानों को प्लेटफॉर्म मुस्तकिल बना रहे हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि मुस्तकिल एक वक्त के अंदर जो नेगेटिव मुसलमानों को पेश किया जा रहा है उसको उसकी छानबीन करके उसकी हकीकत लोगों के सामने लेके आए। बहुत शुक्रिया। और जो नेगेटिव पेश कर रहे हैं उसके ताल्लुक से आप गवर्नमेंट को बताएं कि उनका प्रावधान क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी भी चीज का एक आतंकवाद का मुद्दा उठा दिया या किसी मदरसे को टारगेट बना के उसको मीडिया ने पेश कर दिया, अब आपने उसको हकीकत सामने लेके आए, अब जिन्होंने नेगेटिव किया है उनका क्या किया जाए। या मिसाल के तौर पे बहुत सारे हमारे जवान हैं, एक मर्तबा उनको अंदर कर दिया जाता है और काफी दिनों तक तो उनकी जमानत भी नहीं होती है और उनके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता है। उनके अंदर उनको अंदर करने के अंदर किस किस का हाथ है और कौन कौन है, उनको आप हुकूमत के सामने लेके आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और हम हर भारतीय की आवाज उठाते हैं और मुसलमान भी उतने ही भारतीय हैं जितने आप हम हैं, सब हैं। तो हम कोशिश करेंगे सर जो है आवाज उठाते रहेंगे। माफी चाहूंगा एक बार हारून राठौड़ साहब पहले बोलेंगे, उसके बाद 2-3 वक्ता और बोलेंगे, डॉक्टर भी हैं एक हमारे, उनकी तरफ से भी हम लेंगे, उसके बाद प्लीज बहुत संक्षेप में सर, 10 मिनट का समय भी बचा। मैं मोहम्मद हारून राठौड़ बीकानेर में साहब का स्वागत करता हूं और मूल बात ये कहना चाहता हूं कि ये देश भारत सभी लोगों का है, सिर्फ किसी एक जाति विशेष का नहीं है। अक़लियत में जो एक डर का भाव पैदा कर करके और जो माहौल बनाया जा रहा है उसकी आवाज़ को आपको भरपूर उठाना चाहिए। शिक्षा के जगत में हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसी कोई स्कीम आनी चाहिए जिससे शिक्षा कंपलसरी की जाए और सभी जातियों पे की जाए कि जो 10वीं पास होगा उसको ये लाभ मिलेगा, जो 12वीं पास होगा उसको ये लाभ मिलेगा। तीसरा, रोजगार। पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से रोजगार जो स्थिति है हमारे लोगों की वो बहुत कमजोर है और स्वच्छता के हिसाब से अगर देखा जाए हमारे, आपने गलियां गलियां छानी है, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। आपने स्थिति देखी है हमारे मोहल्लों की, इस कदर गंदगी रहती है कि उनको गंदगी से ही उलझाए रखते हैं, हमारे को बाहर ही नहीं आने देते, दूसरी चीजों को सोचने के लिए हमें वक्त ही नहीं देते। तो आपसे यही गुजारिश है कि जो हमारे मेन मुद्दे हैं और उनको आप अपने चैनल से, उर्दू चैनल से उठाएं। धन्यवाद जी। अब निवेदन रहेगा जियाउर रहमान आरिफ, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के, हाल में बने हैं। बहुत संक्षेप में 1-1 मिनट, केवल 5 मिनट सर। बहुत शुक्रिया। मैं आपका बीकानेर में बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं, बातों को रिपीट ना करके, क्योंकि आज का जो मौजू था वो यही था कि मुसलमानों पे क्वेश्चन मार्क क्यों। आप आज के दौर में हम सबकी बात को रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि जो भी केंद्र या सरकारें राज्य की हैं वहाँ तक आप बातें पहुँचाएं। सभी ने बात रखी है, आपको इश्यूज भी बताए हैं, तो बातों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ एक शेर के साथ जो आज का माहौल है, या जो लोग हम पे उंगलियां उठा रहे हैं या क्वेश्चन मार्क कि अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है, तो वक्त का इंतजार करेंगे, वक्त आईना दिखाएगा। बहुत शुक्रिया। सलीम भाटी जी और साजिद भाई जल्दी से अपनी अपनी बात रखें प्लीज। सबसे पहले तो मैं जगदीश कातिल साहब का यहाँ बीकानेर आगमन पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरीके से अक़लियत की बातों को इन्होंने अपने IAS के समय भी मैंने इनकी कार्यशैली को देखा और उसके बाद राजनीतिक जीवन में फर्स्ट इंडिया, जी न्यूज़ का जो सफ़र, इनका लंबा सफ़र, उसके अंदर जो अक़लियत की बातों को जिस तरीके से आगे बढ़कर इन्होंने रखा, तो मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि ऐसी शख्सियत हमारी कौम में पैदा होती
और आज एक बहुत बड़े किसी स्टेट के या कोई वजीर आलम होते तो इस कौम के हालात देखने को अलग ही नज़ारे मिलते। लेकिन आज इस मसाइल के ऊपर बात करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए, उसमें मैं कातिल साहब से एक गुजारिश करूँगा कि जो हमारे स्टेट बोर्ड में, राजस्थान सरकार में चाहे केंद्र की सरकार में जो माइनॉरिटीज़ के बोर्ड बने हुए हैं, उन बोर्डों के हालात, कातिल साहब जी सच्चाई मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष सेवा दल का भी रहा, पीसीसी का 3 बार सेक्रेटरी भी रहा। उन बोर्डों को खाली अल्पसंख्यक के नाम से नॉमिनेट तो कर दिया जाता है, लेकिन उनकी फंडिंग और उसकी क्रियान्वयन वो बिल्कुल शून्यता होने के कारण हम लोग खाली बस पद पर बैठे होते हैं, राज्य मंत्री का दर्जा होता है, गाड़ी होती है, लेकिन हम कौम का भला उसके माध्यम से नहीं कर सकते। और ये उदाहरण सबसे बड़ा आप सामने देख रहे हो कि मदरसा पैरा टीचर, जो मदरसा पैरा टीचर जिसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा अकलियत का बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा है उसको वो पैरा टीचर उस जिसको क्या दे रहे हैं, सरकारें क्या दे रही है, उस पैसे के अंदर वो अपना किराया भाड़ा भी पूरा नहीं होता और उसके बावजूद वो यकता वहाँ बैठ के वहाँ पे संघर्ष करता है। क्योंकि मैंने 2 साल लगातार मदरसों में काम कर रहा हूँ सर, एक NGO के माध्यम से, और हालात वास्तव में बहुत बुरे हैं। हम चाहते हैं कि जो मदरसा बोर्ड है इसको एक संवैधानिक दर्जे के साथ और एक मतलब उसको एक जिम्मेदारी के साथ तय होना चाहिए कि ये प्रोग्रेस हुई, उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि काम जो हुए उसके लोगों तक पहुंचे। तो मेरा आपसे ये बहुत गुजारिश है कि आप इस काम को जरूर करेंगे। डॉक्टर अबरार हैं जो कि अकलियत के हैं, सेवा कर रहे हैं, कोरोना बीता है, बहुत संक्षिप्त में आपकी और उसके बाद एक एडवोकेट साथी और मौलाना साहब का अंतिम। राजा मोहम्मद जी बिराजे आप भी। जगदीश चंद्रा साहब का बीकानेर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को बधाई प्रसिद्ध करता हूं कि आप अकलियत के इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग शहरों में आयोजित कर रहे हैं, हमारी बात सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने, उन्होंने सब ने जो मूल समस्याएं हमारी बताई है आपके सामने। हमारी जो अकलियत की जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं उसमें गरीबी, अशिक्षा आपसे छिपी हुई नहीं है, बेरोजगारी है। उसमें सबसे पहले बेरोजगारी को मैं मुख्य समस्या मानता हूँ क्योंकि तीनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप चैनल के माध्यम से अकलियत को जो सरकारी योजनाएं हैं और जो स्कॉलरशिप्स हमारे बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट निकालती है तो उनकी पूरी जानकारी के अभाव में उनको उन तक पहुंच नहीं पाती। तो मैं चाहूँगा कि चैनल्स के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार हो और हमारी जो समस्याएं हैं वो सरकार के समक्ष आप निष्पक्ष रूप से रखें, जैसा कि आपको चैनल कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त में बस 2 एडवोकेट साथी बोलेंगे। जो आपने मुद्दा बताया था मीडिया के लिए क्या है क्या नहीं है, मीडिया तलाक की बात करता है, हलाला की बात करता है इस्लाम के मामले में, मगर निवेदन करना चाहूँ कभी मीडिया ने 6 महीने इस पर बहस चली होगी, रुजू की बात नहीं की होगी। इस्लाम के अंदर एक व्यवस्था होती है रुजू की, उसके ऊपर किसी मीडिया ने इस पर चर्चा नहीं की होगी। अभी भाई बता रहे थे आतंकवादी पकड़े जरूर जाते हैं, नजर जरूर आते हैं, जब वो छूटते हैं निर्दोष होके 14 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद पीछे से वो छूटते हैं निर्दोष होकर के, उनके ऊपर कोई नहीं बोलता। बहुत बड़ी बात, उनका परिवार तबाह हो जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक। तीसरी बात, नोएडा के अंदर एक न्यूज नेशन, मैं एक नाम नहीं लूंगा चैनल का, वहां पर एक तय होता है कि जालीदार टोपी, फला टोपी, डिगरा टोपी, टोपी भारतीय सभ्यता का हिस्सा है ना कि इस्लामिक सभ्यता का हिस्सा। ये भी हमें सीखना पड़ेगा। 1 मिनट। चौथी बात, अभी हमने एक अभियान चालू कर रखा है, अलग अलग मोहल्ले में हम जा रहे हैं, वहां पर मदरसा को कर्मोन्नत करने की बात आ रही है। मदरसा एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन से भी लोअर होती है, उस कर्मोन्नत करने के अंदर भी कई दुश्वारियां आ रही हैं। आज हमारी मदरसाओं की बिल्डिंग्स बनी हुई, स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमारे पास पैरा टीचर भी हैं, मगर जब कर्मोन्नत नॉन रूटीन वर्क है उसको 10वीं 12वीं करना चाहते हैं, वहां पर भी दिक्कतें आती हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। हमारे आज बच्चे हैं, पढ़ लिखे सब लोग हो जाते हैं, मगर उनको एजुकेशन के बाद में उनको रोजगार की बात नहीं होती, संविदा कर्मी तक में भी स्थिति में नहीं लिया जाता। आज मोदी जी बात करते हैं 2023 के अंदर न्यू पार्लियामेंट की बात करते हैं, 886 सीटें करने की बात करते हैं। हम चाहते हैं आने वाली व्यवस्थाओं के अंदर जिस तरह आपने रिजर्वेशन दे रखा है, तो विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स कम्युनिटी को भी आप रिजर्वेशन की व्यवस्था करें ताकि लोग जाके वहां पर भी चुन करके जाएं, क्योंकि हम भी संविधान को मानते हैं, भारत की आजादी के अंदर हमारा बहुत बड़ा रोल है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर टोपी की इज्जत तभी होगी जब पगड़ी की इज्जत होगी, तो टोपी की भी होगी। जरूरी है हम सब एक दूसरे की इज्जत करें। इससे पहले कि अंतिम वक्ता बोले, आपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। हम पहला काम ये करेंगे, आज जितना डिस्कशन हुआ 20-25 मिनट का, इसका हम आधे घंटे का पूरा प्रोग्राम बना के चलाएंगे ताकि सब लोगों के नोटिस में आ जाए और स्पेसिफिक आप दीजिए, हम सब मुद्दे उठाएंगे। मौलाना साहब बोलना चाहिए, जल्दी से संक्षिप्त प्लीज, फटाफट। बिल्कुल, आपका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं और
तमाम बातें जो आई हैं वक्ताओं ने बोली अपने अपने एतबार से। मेरा ये कहना है कि जो सच्चर कमेटी की या रंगनाथ मिश्रा की जो सिफारिशात हुई थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उन तमाम सिफारिशात को लागू करे। उनमें ये तमाम मुद्दे जो उठाए गए हैं हमारे अलग अलग लोगों ने, वो सब चीज़ें उसमें आ जाए। धन्यवाद। मेरा जगदीश चंद्र जी से ये गुजारिश है कि मीडिया आवाम की आवाज़ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो मीडिया जिस तरह का रोल प्ले करता है, खासकर मॉब लिंचिंग के मामले में और लव जिहाद के मामले में। मॉब लिंचिंग के मामले में जो जिसकी मॉब लिंचिंग होती है उसी व्यक्ति को अपराधी कैसे है, उसका अपराध क्या है, इस तरह की खबरें चलाता है। तो इस पे एक प्रोग्राम बनाया जाए कि मॉब लिंचिंग के मामले में जो पीड़ित है उसी को क्या है कि अपराधी बनाने की कोशिश की जाती है। दूसरी, मैं ये जो लव जिहाद के बारे में जो जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है उस पर मैं बात कहूँगा कि लव जिहाद के मामले में ये मीडिया इस तरह से दर्शित करती है कि ये कोई उसने अपराध कर दिया, जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि दो बालिग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं आपस में सहमत हो। तो इस पर भी एक प्रोग्राम बनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज ने कोशिश की थी इस खबर को बहुत अलग से किया था, अगर ध्यान हो सब लोग। जी शुक्रिया। आपके इन विचारों को हम पूरे तौर पे चलाएंगे इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया।